हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वो धेआईएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। और इसका पीडीएफ आज वीडियो जैसे अपलोड होगा, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मेरे साथ बस बने रहिए। जो भी प्रैक्टिस सेट है मार्केट में और अच्छे मटेरियल के साथ उनको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। सारे प्रैक्टिस सेट को आपके एग्ज़ाम के पहले कवर कर लिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसे भी प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 70 क्वेश्चंस को सॉल्व किएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के किनारे अवस्थित नहीं है? यूक्रेन, जॉर्जिया, रोमानिया या फिर अजरबैजान? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अजरबैजान। अजरबैजान काला सागर के तट पर नहीं, अजरबैजान जो है वह कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। जबकि यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया, तुर्की, रूस, ये सभी जो है काला सागर के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय पर कानून बना सकता है? केवल संघ सूची पर, केवल राज्य सूची पर, केवल समवर्ती सूची पर या फिर संघ, राज्य और समवर्ती तीनों सूचियों पर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। संसद जो है केंद्र शासित प्रदेश के तीनों सूचियों पर कानून बना सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा कराती है। गर्म धाराएं अपने साथ आने वाले आर्द्र पवनों को समाहित करते हुए वर्षा कराती हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पवन पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का कारण है? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन या फिर स्थानीय पवन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पछुआ पवन जो है यह पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी पवनों में से एक है। पछुआ पवन द्वारा ही यहाँ पे वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वायरासियों की उत्पत्ति की निम्नलिखित में से कौन सी दशा अनुकूल होती है? एक विस्तृत एवं असामान्य स्वभाव वाला क्षेत्र होना चाहिए, वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी या इनमें से कोई नहीं, या फिर आप इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए, तब जाकर के वायु राशियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना चाहिए और जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक सहयोगी संस्था का उद्देश्य विकासोन्मुख देशों के लिए शर्तों पर सस्ते दीर्घकालिक ऋणों की व्यवस्थित करना है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी या फिर ICSID? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसे IDA के नाम से, इसके IDA भी कहा जाता है या फिर IDA के नाम से भी जाना जाता है। और यह विकासोन्मुख सस्ते दर पे दीर्घकालिक ऋणों को उपलब्ध कराती है और इसे सुलभ ऋण की खिड़की भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है सुलभ ऋण की खिड़की भी कहा जाता है। किसका? विश्व बैंक का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन प्रतिकूलता में सुधार के लिए आवश्यक है? आयात प्रतिस्थापन की नीति लागू करना, अदृश्य मदों से आय को बढ़ाना, रुपए को पूर्ण परिवर्तनशील करना? इसका सही आंसर क्या होगा? 1-3, 1-2, 2-3 या उपरोक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो हैं वो सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अदृश्य व्यापार की मदों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? वस्तुओं की परिवहन लागत, प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि, रेमिटेंसेज, बीमा के प्रीमियम का भुगतान? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो हैं आपके अदृश्य व्यापार के अंतर्गत आती हैं, चाहे वह वस्तुओं की परिवहन लागत हो, प्रवासियों द्वारा प्रेषित अर्थात रेमिटेंसेज हो या फिर से बीमा का प्रीमियम हो। इन सभी को अदृश्य व्यापार के अंतर्गत काउंट किया जाता है।
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष नाबार्ड के तहत एक नई ग्रामीण आधारित संरचना विकास की स्थापना की गई थी? 1951, 1991, 95, 2001 या 2002? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त मुद्राओं की तुलना में देश की मुद्रा का मूल्य घट जाना मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। देश में आयातों एवं निर्यातों का बढ़ना मुद्रा अवमूल्यन का प्रमुख परिणाम है। इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें जो है मुद्रा अवमूल्यन में आयात बढ़ता है, निर्यात घटता है, ठीक है ना, कि दोनों बढ़ते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान पद संबंधित है विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, एशियाई विकास बैंक से, जलवायु परिवर्तन पर विश्व बैंक के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जलवायु परिवर्तन पर विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना से संबंधित है अभिष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है? ये सभी वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, आवश्यकता के समय बैंकों को कर्ज प्रदान करता है, बैंकों की अतिरिक्त पूंजी को अपने पास जमा रखता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है आरबीआई के बारे में सही है। निम्नलिखित में से किस एक का परिणाम तरलता तथा उपभोग में वृद्धि के रूप में होगा जो मुद्रास्फीति की वृद्धि में सहायक होगा? बैंक दर में बढ़ोतरी, रेपो दर में बढ़ोतरी, ब्याज दर में कमी या फिर रिवर्स रेट में वृद्धि? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ब्याज दर में कमी से मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, जबकि बैंक दर में बढ़ोतरी, रेपो दर में बढ़ोतरी या रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से मुद्रास्फीति में कमी आएगी, ठीक है। जबकि ब्याज दर में कमी से मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल होता है दूध एवं पनीर, शैम्पू, साबुन, कार एवं मोटरसाइकिल, बिस्किट एवं ब्रेड? इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 4? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। फास्ट एंड मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंतर्गत उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिनका उपयोग हम डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। तो इसमें दूध और पनीर, शैम्पू, साबुन, बिस्किट, ब्रेड ये सभी आ जाएंगे। लेकिन कार और मोटरसाइकिल इन्हें जो है हम रोज़ नहीं खरीदते हैं, यह एक बार खरीदने के बाद बहुत लंबे समय तक जो है हमारे पास ही रहती हैं, और ऐसा भी होता है कि एक बार खरीदने के बाद दोबारा फिर ना खरीदें, ठीक है। तो यह जो है इसके अंतर्गत नहीं आती हैं, जबकि अन्य तीनों जो है वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस एक फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है? गन्ना, सरसों, चावल या फिर गेहूँ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य, जिसे एफआरपी कहा जाता है, इसकी घोषणा की जाती है, एफआरपी लागू होता है, ठीक है। और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, आरएनए का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर क्लोरोफिल का? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। जबकि आरएनए, डीएनए और क्लोरोफिल इसमें जो है हाइड्रोजन भी पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के मुख्य घटक हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है वो आरएनए में भी पाया जाता है, डीएनए में भी और क्लोरोफिल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विटामिन प्रतिदिन भोजन से ग्रहण करना आवश्यक होता है, शरीर में विटामिन का संचय बहुत कम होता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है।
और आर्य की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। किलोसिस रोग किस एक की कमी के कारण होता है? थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लोविन या फिर एस्कार्बिक अम्ल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोफ्लोविन की कमी से सिलोकोसिस किलोसिस नामक रोग होता है। और राइबोफ्लोविन जिसे B2 विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम ही राइबोफ्लोविन है और इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? क्रुक्स कांच, प्रिंट कांच, पायरेक्स कांच या फिर सोडा कांच? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, क्रुक्स कांच या परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? डाई इथाइल ईथर या निश्चेतक के रूप में उपयोग होता है, रेयान रूपांतरित स्टार्च है, नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है बल्कि यह सेल्यूलोज से बना एक कृत्रिम रेशा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अन्य विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तिलचट्टा, मकड़ी, कीट या उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इन सभी में, तिलचट्टा, मकड़ी, कीट, प्रॉन, इन सभी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन डाल्टेनिज्म रोग के संबंध में सही है? यह एक लिंग संबंधी रोग होता है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डाल्टेनिज्म जो है यह वर्णांधता के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह एक वंशानुगत रोग है और इससे पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। रुधिर की आसानी से थक्का बन जाने का प्रमुख कारण क्या है? इसमें फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक होती है, इसमें फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है, इसमें WBC की संख्या कम होती है या इसमें RBC की संख्या कम होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें फाइब्रिनोजन की मात्रा अधिक होती है जिस कारण रुधिर का जो थक्का है वो बहुत जल्दी बनता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, फ्रीटोफाइट पौधे पाए जाते हैं आर्द्रभूमि स्थल पर, मरुस्थलों में, नदियों के तट पर या फिर टुंड्रा प्रदेश में। फ्रीटोफाइट जो पौधे हैं वह मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं। इनकी खासियत कुछ होती है कि इनकी जड़ें लंबी होती हैं, जो पानी की तलाश में इनकी जड़ें लंबी हो जाती हैं। इसमें जो है पत्तियाँ जो होती हैं वो गूदेदार होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और ज़्यादातर पत्तियाँ जो है कांटेदार होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। साधारण मनुष्य में पाए जाने वाले गुणसूत्र की जोड़ी कितनी होती है? 21, 23, 22 या फिर 24? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मनुष्यों में गुणसूत्र 23 जोड़ी और इनकी संख्या 46 होती है। 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है मनुष्यों में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है? राइजोबियम, नील हरित शैवाल या फिर एजोला? इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 2, केवल 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी का प्रयोग जो है आपके जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, चाहे वो राइजोबियम हो, नील हरित शैवाल हो या फिर एजोला हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पेप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है, टायलिन स्टार्च का पाचन करता है, जाइमेज ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। आपको बताना इसमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सुमेलित है। पेप्सिन द्वारा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदला जाता है, टायलिन स्टार्च का पाचन करता है और जाइमेज जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। WTO के कृषि समझौते के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? बिजली, सिंचाई, उर्वरक या कृषि अनुसंधान? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कृषि अनुसंधान। कृषि अनुसंधान के अंतर्गत जो सब्सिडी प्रदान की जाती है उसकी अनुमति होती है, जबकि बिजली, सिंचाई, उर्वरक इस पे जो सब्सिडी प्रदान की जाती है उस पे WTO का कहना है कि इन सब्सिडियों को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए और इन सब्सिडियों को ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत शामिल किया गया है। जबकि कृषि अनुसंधान से संबंधित जो सब्सिडी है वह ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत है जिसकी अनुमति होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र यह झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, केंद्रीय मरुस्थल या केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है,
केंद्रीय बागवानी संस्थान है मेसिफेमा नागालैंड में। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वह सही सुमेलित है, ऑप्शन डी सही है। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम द्वारा इन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा गया था। और टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड इनकी प्रमुख कृति है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम FAO इसके द्वारा नहीं, इन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा गया था UNEP द्वारा, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा इन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ पौधे दिए गए हैं और उसमें लगने वाले रोग दिए गए हैं। डाईबैक रोग किस में लगता है। डाईबैक रोग की अगर हम बात करें तो नींबू में होता है डाईबैक रोग। हेन एंड चिकन रोग होता है अंगूर में। बंची टॉप रोग होता है केला में। और ब्लैक टिप रोग होता है आम में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 4 3 2 1 ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प गलत है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जैव उर्वरक जो है यह विनाइट्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जैव उर्वरक विनाइट्रीकरण को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इनके द्वारा नाइट्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, नाइट्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है किसके द्वारा, जैव उर्वरकों द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा गलत है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक, शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या फिर औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर शीर्षक मुद्रास्फीति जो है इसका मापन किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरौरा। नरौरा जो बुलंदशहर में स्थित है, यह एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र है। जबकि ओबरा, सिंगरौली और टुंडा यह सभी जो है ताप विद्युत संयंत्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित होता है। लाभान्वित नहीं होता है, देखिए लाभान्वित नहीं होता है। झांसी, जालौन, हमीरपुर या फिर बादा। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बादा इससे लाभान्वित नहीं होता है। बेतवा जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर है, जो झांसी से 25 किलोमीटर दूर परीक्षा नामक स्थान पर बनाई गई है और इससे झांसी, जालौन, हमीरपुर जिलों की सिंचाई की जाती है। तो झांसी, जालौन और हमीरपुर इससे लाभान्वित जिले हैं, जबकि बांदा इसमें शामिल नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। पाइराइट यह कहाँ पे पाया जाता है। पाइराइट पाया जाता है सोनभद्र में। तांबा पाया जाता है ललितपुर में। सैंडस्टोन पाया जाता है मिर्ज़ापुर में। और हीरा पाया जाता है बांदा में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 1 4 3 2 1 4 3 सही है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। इसकी स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1961 में की गई थी और यह कानपुर में स्थापित किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है। बुक्सा, खरवार, थारू या फिर सहरिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्मा जो है यह खरवार जनजाति का मुख्य रूप से नृत्य है। और कर्मा जनजाति जो है यह पलामू झारखंड में रहती हैं और यह इनका मूल निवास है। और भारत में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में रहती हैं और इनका मुख्य नृत्य जो है कर्मा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग निर्भर करता है घनत्व पर, दाब पर, ताप पर, यानी में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, घनत्व पर। प्रकाश एक प्रकार का जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होता है और यह किसी माध्यम में प्रकाश का वेग जो है माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व जितनी अधिक होगी प्रकाश का वेग जो है उसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रकाश का वेग उसके घनत्व पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ भौतिक राशियां दी गई हैं और उसका मात्रक दिया गया है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे और विद्युत विभव का मात्रक जो है वह होता है एम्पियर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत विभव। विद्युत विभव का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। ठीक है, इसी को विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर कहा जाता है। इसका मात्रक जो है वोल्ट होता है, जबकि विद्युत धारा एम्पियर होता है। विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फोटोक्रोमेटिक कांच तीव्र प्रकाश में काला हो जाता है और ऐसा क्यों होता है? इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, इसमें फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, इसमें फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण या फिर इसमें सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें सिल्वर क्लोराइड की उपस्थिति के कारण जो है इसका रंग काला हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और जब गहरा लाल रंग होता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है, गहरा हरा रंग फेरस ऑक्साइड के कारण, और गहरा भूरा रंग जो होता है वो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, पारे का साधारणतः तापमान यंत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पारे में ऊष्मीय प्रसार की दर उच्च होती है। आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। पराध्वनि चाल से तात्पर्य है जब किसी गतिमान वस्तु की चाल मैक संख्या 1 से अधिक हो, जब किसी गतिमान वस्तु की चाल मैक संख्या 2 से अधिक हो, जब किसी गतिमान वस्तु की चाल मैक संख्या 1 से कम हो, या फिर जब किसी गतिमान वस्तु की चाल मैक संख्या 5 से अधिक हो। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जब किसी गतिमान वस्तु की चाल मैक संख्या 1 से अधिक होती है तब इसे क्या कहा जाता है? तब इसे पराध्वनि चाल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे स्थित है? नागपुर में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर चेन्नई में? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी और यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। एजेंडा 21 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है। इस कार्य योजना का सृजन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन दोनों जो है पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन जो है एजेंडा 21 के बारे में सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 2010 में, 9 में, 7 में या फिर 8 में? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक बहुचरम सीमा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? टांसले, लिंडमान, क्लीमेंट्स या फिर एडवर्ड शूयम? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आर्थर या एजी टांसले द्वारा बहुचरम सीमा सिद्धांत का प्रवर्तक किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का अधिकतम अंश प्राप्त करते हैं या न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं, कभी अधिकतम तो कभी न्यूनतम, या मध्यम अंश प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी हैं वह शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे ये जो श्रेणी बढ़ती जाती है, जैसे शाकाहारी फिर मांसाहारी, ऐसे जो बढ़ती जाती है, जो उत्पादकता शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का जो अंश है वो कम होता जाता है। और इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? लिंडमान द्वारा किया गया था कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह है एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में जाने पर ऊर्जा का जो प्रवाह है वह केवल 10% ही हस्तांतरित होता है, 90% ऊर्जा का जो है ह्रास हो जाता है। जिसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? लिंडमान द्वारा किया गया था। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का जो अंश है वह उच्च श्रेणी के मांसाहारियों के पास न्यूनतम जाता है और यही वजह है
कि जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं उनका जो भोजन है वह क्या होता है, वो बहुत अधिक मात्रा में भोजन करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि ऊर्जा कम प्राप्त होता है, तो जितनी अधिक मात्रा में भोजन प्राप्त करेंगे उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की भी अधिक आवश्यकता होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, पीने योग्य जल में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा कितनी होती है? 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर, 0.08 मिलीग्राम प्रति लीटर, या 10.6 मिलीग्राम प्रति लीटर, या 0.03 मिलीग्राम प्रति लीटर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र महोबा की प्रसिद्ध वीर रस की गायन शैली है, रसिया बरसाना की लोक गायन परंपरा है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्लम जनसंख्या वाले नगर में पहले स्थान पे कौन आता है? आगरा, कानपुर, मेरठ या फिर गाजियाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ जो है स्लम आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे आता है आगरा और तीसरे स्थान पे आता है कानपुर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्लम आबादी जो है वो मेरठ में पाई जाती है, और इस मामले में आगरा दूसरे स्थान पे है और कानपुर तीसरे स्थान पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसकी स्थापना 1960 में वियना ऑस्ट्रिया में की गई थी और इसका मुख्यालय बगदाद में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। इसका जो मुख्यालय है वह वियना ऑस्ट्रिया में है और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1960 बगदाद में की गई थी। तो स्थापना जो है वह कहाँ पे की गई थी? इसकी स्थापना जो की गई थी बगदाद में की गई थी, ठीक, और जो मुख्यालय है वह वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय साक्षरता दर किस जिले में है? रामपुर, औरैया, गौतम बुद्ध नगर या फिर बरेली। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम नगरीय साक्षरता दर रामपुर में है और सबसे अधिक इसकी साक्षरता दर कितनी है? 56%। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर, नगरीय साक्षरता दर जो है वह कहाँ पे है? शीर्ष नगरीय साक्षरता दर के मामले में औरैया पहले स्थान पे है, जहाँ पे साक्षरता दर 85.7% है। ठीक है, तो औरैया पहले स्थान पे है और रामपुर अंतिम स्थान पे है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगरीय साक्षरता के मामले में। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? कुछ संस्थान दिए गए हैं, उसकी स्थापना वर्ष दिया गया है। ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1987 में की गई थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय अभिलेखागार या भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना की गई थी वह 1891 में की गई थी। कब की गई थी? 1891 में। अन्य विकल्प सही हैं, ललित कला अकादमी 1954, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959, एशियाटिक सोसाइटी 1784 और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1891। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि सारे प्रैक्टिस सेट जो भी मार्केट में अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं उनको प्रॉपर अच्छे से कवर किया जाएगा और जो भी आपके सिलेबस हैं समय रहते हुए उसको प्रॉपर बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर के सेक्शन को भी अच्छे से कवर किया जाएगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 2-3 बार प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, जिससे कि सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएं और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से आप लोगों को दिमाग में बस जाएं, या फिर से कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।